बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव देखे गए। 100 इंडेक्स की पोजीशन मुस्तहकम रही। फाइनेंसर्स और ब्रोकर्स की जानिब से ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और IT सेक्टर्स के शेयर्स में खरीदो फरोख्त दिखी गई और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम ये तेजी का रुझान देखते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे फंडामेंटल मेजर्स आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते रहेंगे, वैसे वैसे एतमाद बहाल होता रहेगा और 100 इंडेक्स की पोजीशन बेहतर होती रहेगी। वैसे भी एक्सपेक्टेशन तो 70,000 की है कि साल के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स 70,000 का लेवल टच करेगा। बहरहाल ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि आया कि 100 इंडेक्स 70,000 का लेवल क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन जो तेजी का रुझान जारी है उससे तो यही लगता है कि 100 इंडेक्स की पोजीशन आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर रहेगी। अब करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन की बात करते हैं तो डॉलर आज भी सस्ता हुआ और इसके पॉजिटिव इंपैक्ट ओपन मार्केट में भी क्रिएट हो रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में अगर रिजर्व्स बेहतर हो जाते हैं, इन्फ्लोज आ जाते हैं और लिक्विडिटी क्रंच हमारा खत्म हो जाता है तो डॉलर 250-260 रुपए तक जा सकता है। लेकिन इसमें 1 से 2 माह दरकार हैं। प्रोग्राम में हम बड़ा अहम मौजू आज डिस्कस करेंगे और वो अहम मौजू होगा ब्रेन ड्रेन का। यहाँ से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, दिल बर्दाश्ता होकर। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो महंगाई है। इन्फ्लेशन 43% पे चला गया है। 1973 में इन्फ्लेशन 39% पे था अप्रॉक्सीमेटली और इस दफ़ा 43% पे ट्रेड हो रहा है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है 43-44% पर। और अगर मैं रियलिटी बेस की बात करूं तो यही इन्फ्लेशन रेट अगर मैं ग्राउंड पे उतरता हूं तो मुझे 50% का सामना है, क्योंकि स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स जब बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सार्फिन को चीज़ की कीमत बहुत ऊपर मिलती है। इसकी वजह से महंगाई बेकाबू है, बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए हैं यहाँ के रिहायशी और इसी की वजह से वो यहाँ से मुस्तकिल बुनियादों पर कूच कर रहे हैं। और अब देख रहे हैं हर महीने हज़ारों की तादाद में, और ये हज़ारों की तादाद अब लाखों में बदल गई है कि पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे हैं बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी भी है। इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स माइनस में है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी माइनस में है। गैस और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से पैदावारी लागत बढ़ रही है, ऑर्डर्स मीट नहीं कर पा रहे और इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और इसी की वजह से बेरोज़गारी मुस्तकिल बढ़ रही है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जारी है। आज प्रोग्राम में हम इसी वाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे कि ब्रेन ड्रेन के जो ये सिलसिला जारी है इसको कैसे रोका जाए, और अगर ये सिलसिला चल रहा है, मुस्तकिल पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, तो फिर रेमिटेंसेस क्यों कम हो रही हैं। बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर रेमिटेंसेस आएंगी तो इससे मुल्क के रिजर्व्स को फ़ायदा होगा, इससे मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है और रेमिटेंसेस भी कम हो रही है। तो ये बैलेंस जो आउट हुआ है ये क्यों आउट हो रहा है, किन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हम ब्रेन ड्रेन को बेहतर तरीके से बाहर भेज सकें, अपनी स्किल फोर्सेस को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं। अगर सारी वर्क फोर्स यहाँ से बाहर चली जाएगी तो भाई यहाँ पे कौन होगा, सारा पढ़ा लिखा तबका अगर यहाँ से बाहर चला जाएगा तो भाई यहाँ पे किस तरीके से जॉब्स क्रिएट होंगी और यहाँ पे कौन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको आज तफसीली डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम के अंदर हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को और कौंसल जर्नल्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को मदऊ करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे तहफ़्फ़ुज़ात पूछेंगे, उनके मशवरे लेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि हुकूमत को वो क्या मशवरा देते हैं कि फौरी तौर पे ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई जाए और कौन से रिकॉर्ड कायम हो गए ब्रेन ड्रेन पे। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अदनान पराचा, साबिक नायब सदर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से पाकिस्तानियों का निखला हो रहा है और लोग मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं और इस साल के मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स बन गए ब्रेन ड्रेन के। तो क्या आप समझते हैं, क्या फिगर्स आ गए हैं? 2015 में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए थे फिगर्स, इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि उससे कम है, लेकिन एक नया रिकॉर्ड तो बन गया है बड़ी तेज़ी से खला का। एक महीने के अंदर 1 लाख से ज़ायद भी लोग गए हैं। तो अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो स्किल्ड फोर्स हमारी जो है और पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जब यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे सर्विसेज कौन देगा? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे हमारी मुल्क की सूरत हाल क्या है। अभी पिछले कोई 2-1 साल से हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे पास हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो डाउन हुई है, हमारे रेमिटेंसेस में कमी हुई है और हमारी जो एक्सपोर्ट्स से जो डॉलर आते थे उसमें भी कमी हुई है।
अब उस सूरत हाल को अगर आप मद्देनज़र रखें तो इस टाइम पे हमारी जो वर्क फोर्स है जो पिछले साल तकरीबन 8,29,000 गई थी, इस साल अब तक तकरीबन 8,30,35 जा चुकी है, जो कि हमारा जो 30 दिसंबर जो हमारी क्लोजिंग होगी तकरीबन 8,60,000 से 65,000 पे होगी। हमारे जो आपको पता है कि मेन सेक्टर जो हमारे गल्फ़ स्टेट्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और उसके साथ साथ हमारे दूसरे कंट्रीज़ भी हैं। अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे ये जो 8,35,000 अब तक गए हैं इसमें मेजॉरिटी कौन सी है। हमारी जो मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर लेबर, ड्राइवर और कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं, जो कि आपके ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट में नहीं आते हैं। हमारे जो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं, पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65,000 एक्सपोर्ट हुए थे। इस साल हमारे तकरीबन 80 to 85,000 हो चुके हैं, जिसमें हमारी जो इस साल जो चीज़ देखने में आई है उसमें हमारे मोस्टली जो हमारा जो इंक्रीज़ हुआ है वो इंजीनियर्स में हुआ है, हमारे मैनेजर्स में हुआ है, हमारे जो सेल्स की टीम है, सेल्स के जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं उनके अंदर थोड़ा स्लाइटली इजाफा हुआ है, और हमारे तकरीबन 80 से 85,000 गए हैं आउट ऑफ 8,35,000। तो ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट हम इसको लेते हैं कि जी हमारे तमाम लोग जो हैं ब्रेन ड्रेन के अंदर हैं, वो हमारे तकरीबन सारे ब्रेन ड्रेन के अंदर नहीं आते। तकरीबन आप ये एवरेज समझ लें कि 10% हमारा हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। और ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ये जो जब जाते हैं तो इन्हीं लोगों ने जो अच्छी सैलरीज़ पे, आप देखें जैसे कि पाकिस्तान में एक डॉक्टर या इंजीनियर की एवरेज सैलरी 80,000 से 1 लाख रुपए है। वहाँ बाहर जाते हैं गल्फ़ स्टेट्स में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे इनको सैलरी तकरीबन 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए मिल जाती है। तो डेफिनेटली ये 4 से 5 लाख रुपया, 5 से 6,000 रियाल या दिरहम या इक्विवेलेंट दूसरी करेंसी के ये पाकिस्तान में बेचते हैं। ये जो आपका जो 27 अरब डॉलर आ रहा है, 30 अरब डॉलर आ रहा है, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने 33 अरब डॉलर का टारगेट रेमिटेंसेस का रखा था, वो रेमिटेंसेस कहाँ से आएंगी? यहीं से आएगी। अगर हम अपनी वर्क फोर्स को लेबर कैटेगरी में और कंस्ट्रक्शन वाली कैटेगरीज़ के अंदर भेजते रहेंगे तो हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये बताएं कि वर्क फोर्स का यहाँ से जाना और प्रोफेशनल लोगों का यहाँ से जाना बेहतर है या नुकसानदेह? देखें, इसके दो सिनेरियोज़ हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इकनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी, हमारी इंडस्ट्री सही प्रॉपरली 90% 100% पे चल रही होगी, हमारे FDIs जब आ रहे होंगे, हमारे जो इधर लोकल इंडस्ट्री है वो चल रही होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा और हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो जैसे ही कम होगा और दूसरी चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो अल्टीमेटली हमारी जो वर्क फोर्स है बाहर जाना कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी यूटिलाइजेशन यहाँ पे होगी। अब डेफिनेटली हमारे क्राइसिस तो हैं मुल्क के। अब अगर हम अपनी यूथ को हम रोडों पे तो नहीं छोड़ सकते, हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए छोड़ा हुआ है ना अदनान साहब? नहीं, देखें रोडों पे भी छोड़ा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। ऐसे ही है। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा माशरा तनज़ली की जानिब गामज़न है, तो वो यूथ की वजह से ही ना। हमने यूथ को कभी इंपॉर्टेंस तो नहीं दी। देखें, यूथ को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। आप ये देखें कि आप एक साइड पे कहते हैं कि जी रेमिटेंसेस में इजाफा हो, दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो आप देखें हम क्या करें उस यूथ का। अगर मुल्क की कंडीशन ऐसी हो गई है जो कि अब ग्रेजुअली बेहतर होने की साइड पे जा रही है, तो हमने टाइम लगेगा, ग्रेजुअली भी ना बहुत वक्त लगेगा। देखें, आपके पास यूथ भी तो है 55-60%। आप 55-60% को आप यूटिलाइज कर 55% को कहाँ करेंगे? हमारे पास मैट्रिकुलेट कितने हैं, हमारे पास इंटरमीडिएट कितने हैं, ग्रेजुएट्स कितने हैं? क्या हमने आज तक इस चीज़ का सर्वे किया? हमारे डिपार्टमेंट्स ने इस चीज़ का सर्वे ही नहीं करते। अच्छा अदनान साहब, अब जो यूथ परेशान हाल है वो जैसे तैसे करके कहीं से उधार कर्ज लेकर आप लोगों के पास आते हो, कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, और आप लोग बस बाहर भेज देते हैं, तो यह आप लोगों का एक तरीके से बिजनेस भी है ऑब्वियसली। तो कोई क्राइटेरिया होता है? तालीम देखी जाती है, सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं, मुल्क की प्रेजेंटेशन आगे देनी होती है उसको दूसरे मुल्क जाके, तो उसका कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है आप लोगों ने, या कोई क्या रिकॉर्ड है उसका, लड़के का क्या तालीम है, कुछ इस हवाले से बताएं। देखें, आप ये जो कह रहे हैं गिलानी साहब के सिर्फ बाहर बस भेज देते हैं, हम इस तरह नहीं भेजते। हम बाहर की कंपनीज़ में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके हम कंपनीज़ टू कंपनीज़ B2B विज़िट करते हैं। वहाँ से फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हमारे डिमांड डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं। वहाँ पे यहाँ पे आके हम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हमारा अदारा है, हम प्रोटेक्टरेट से परमिशन लेते हैं, उन लड़कों की अकॉर्डिंगली स्क्रूटनी करते हैं कि कौन सा लड़का हमारी किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसकी वहाँ के उस मुल्क की रिक्वायरमेंट क्या है। अब वक्त के साथ साथ बाहर डिप्लोमाज और स्किल्ड वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।
पहले हमारे यूथ जो होती थी हमारी, आज से कुछ साल पहले वो 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की एक ट्रेनिंग लेके चले जाते थे, लेकिन अब गल्फ स्टेट्स के अंदर भी इवन वो कहते हैं कि आप सर्टिफिकेशन लेके आएँ। तो हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एडवर्टाइज, परमिशंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की परमिशंस, वहाँ हमारे जो कंसर्न पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वहाँ की परमिशंस लेके यहाँ पे हायरिंग करते हैं और यहाँ से अपने पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ से फिर उस यूथ को हायर करके हम उन मुल्क ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये बताया अदनान साहब, इस साल हमने देखा कि बड़ी तेज़ी से यहाँ से लोग दिल बर्दाश्ता होकर बैरून ममालिक गए। एक महीने में हमने 1-1 लाख लोगों का इनखला भी देखा है, बल्कि इससे ज़्यादा ही देखा है। आपके जो एदाद शुमार है उसके अलावा लोग विजिट वीज़े पे भी चले जाते हैं और फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर एजुकेशन बेस पे भी लोग जा रहे हैं। तो ये जो रिकॉर्ड जो हमने देखे हैं कि एक महीने में लाख से ज़्यादा लोग गए हैं यहाँ से छोड़कर, तो क्या इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा? देखें, जहाँ तक आपने बात की दिल बर्दाश्ता की, तो देखें दिल बर्दाश्ता के साथ साथ जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वो पिछले सालों में भी और इस 2023 में भी, उसका रेशियो तो बहुत कम है ना जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। देखें उनका रेशियो पहले भी उतना था, अब थोड़ा सा ग्रेजुअली बढ़ा है। वो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में जैसे ही बेहतरी होगी तो हमारे वही लड़के जो हैं वही उस कैटेगरी के अलावा जो दूसरी कैटेगरी में उसकी बात कर नहीं, उस कैटेगरी के अलावा हमारा जो इजाफा हुआ है वो कंस्ट्रक्शन साइड पे हुआ है। जो हमारी यूथ है जो कि एजुकेटेड नहीं है लेकिन स्किल्ड है, उसके अंदर जो इजाफा हुआ है। हाँ, हमारे जो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में है उसमें 20-25 हज़ार का इजाफा जो है वो एक माइनर सा इजाफा ज़रूर हुआ है। और लेकिन ये बात ये इधर समझने की ये ज़रूरत है कि हमें ये देखनी चाहिए कि हमारे किन ममालिक के अंदर रिक्वायरमेंट है और उन ममालिक के अंदर सैलरी पैटर्न्स क्या है। हमारी यूथ जो इधर अनएम्प्लॉयड है वो क्या उस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, क्या हमारी वर्क फोर्स यहाँ से प्रॉपरली जा रही है, इन चीज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम तो ये कहते हैं कि हम तो एक्सपोर्ट के साथ पैरेलल खड़े हैं। जब एक्सपोर्ट के आपके टारगेट 2023-24 के 30 अरब डॉलर रखे गए हैं और हमारी रेमिटेंसेज के हमारे 33 अरब डॉलर रखे गए, ये रेमिटेंसेज का टारगेट, देखें आप रेमिटेंसेज को अचीव नहीं कर पा रहे, वो उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। अब निगरान गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फोकस किया है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया। अगर ये फोकस करते हैं, हमें ऑन बोर्ड लेते हैं, हमारी एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेते हैं, हम लोगों को प्रमोटर जो कि कुछ करना चाहते हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि ये रेमिटेंसेस बढ़ सकते हैं। ये रेमिटेंसेस कहां से आएंगी अगर हमने यूथ को भी नहीं भेजना? गारंटी दे रहे हैं कि ये रेमिटेंसेस बढ़ सकती है जी, मैं अश्योर कर सकता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले हमारी सिफारिशात, गवर्नमेंट ने अभी तक आपको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं है। देखिए, ऑन बोर्ड लेने का मकसद, कोई गवर्नमेंट ने आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया। देखिए, गवर्नमेंट तो हमें ऑन बोर्ड एक डॉक्यूमेंटेड तक तो लेती है, लेकिन हम तो कहते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो बंदे जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनको ऐसी पोजीशन दी जाए ताकि वो प्रॉपरली उन ममालिक के अंदर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे विजिट कर सकें, एक नुमाइंदगी कर सकें हमारी। तो इसके लिए तो एम्बेसडर्स हैं, कौंसल जनरल्स हैं, कमर्शियल अताशीज़ हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन भी है। देखें, जहाँ तक बात आप कर रहे हैं एम्बेसीज की, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जितने भी ममालिक, स्पेशली जो हमारे गल्फ स्टेट्स हैं, वहाँ पे हमारी जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं उनके कंसर्न अथॉरिटीज़ को प्रॉपरली कंपनीज़ में जाके विज़िट करना चाहिए। होता क्या है, हमारे हमसाया ममालिक की एम्बेसीज जो है, अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उन कंपनीज़ में जाके विज़िट करते हैं, उसको शार्ट आउट करते हैं, क्योंकि हमारा ओवरसीज़ प्रमोटर के हैसियत से हमारा काम वहाँ से डिमांड जनरेट करना है, उसको लीगलाइज तरीके से वर्कफोर्स को यहाँ से बाहर भेजना है। अगर हमारे कैंडिडेट को कोई उधर प्रॉब्लम आती है सैलरी में या टाइमिंग के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, तो हमारी एम्बेसीज उधर मौजूद हैं। हमारी एम्बेसीज को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है ताकि हमारे ना कि वो हमारे गले के ऊपर आए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो हमारी एम्बेसीज उसको शॉर्ट आउट करें और वहीं पे वो जॉब्स को कंटिन्यू कर सकें। ये तो आप बड़ा लंबा फार्मूला बता रहे हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है? नहीं, देखें, मैं माजरत के साथ मैं आपको बताऊं कि हम 2400 से 2500 ओवरसीज़ प्रमोटर हैं जो इस टाइम पे एक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर। ये हमारे टोटल लाइसेंस तकरीबन 5000 के करीब है, लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो 2400 से 2500 हैं। हम वो 2400 से 2500 हैं जो कि 7 से 7.5 लाख वर्क फोर्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक बात की आपने OEC की, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट का ज़ेरी अदारा है। अब जहाँ पे गवर्नमेंट टू G2G एग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ पे OEC को आगे कर दिया जाता है, लेकिन हम प्रमोटर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। जहाँ पे 7-7.5 लाख वर्क फोर्स हम भेज रहे हैं, हमें ऑन बोर्ड
नहीं लिया जाता। जो ओईसी जो है, जो जिसका आप टारगेट देख सकते हैं, आप पिछले रिकॉर्ड देख सकते हैं, 2 से 2,500 बंदा आप जो साल के अंदर भेजते हैं, और उसको चलाने के लिए हर कैंडिडेट का एक फ़ीस है 200 रुपया। वो हर पासपोर्ट जो प्रोटेक्टरेट होता है उससे करोड़ों रुपया हर साल ओईसी को इंजेक्ट किया जाता है। तो वो जब ओईसी, तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, एहतजाज क्यों नहीं उठाते, खत क्यों नहीं लिखते, हुकूमत से मुशावरत करें ना इस हवाले से? देखिए गिलानी साहब, हमें भी इधर पाकिस्तान में कारोबार करना है, हम एहतजाज अच्छा, लेवल तक कारोबार करना है एक डेफिनेटली हमें भी बिजनेस करना है, हमें अपनी यूथ को। तो फिर आपको कारोबार अजीज हुआ ना? नहीं, कारोबार अजीज नहीं है। अगर ना बोलना होता तो हम इस प्लेटफॉर्म पे होकर बैठ के हम ये चीज़ ना बोल रहे थे। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो अदारे हैं, हमारे वफाकी अदारे जो हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस चीज़ को देखें कि यार ये ओवरसीज़ प्रमोटर हैं क्या, ये 7-7.5 लाख वर्कफोर्स भेज देते हैं, ये वहाँ से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस लाते हैं, साथ आप ओईसी को आप खड़ा कर देते हैं जहाँ पे एग्रीमेंट्स के लिए होता है 15,000 तो इसके लिए आपको एक एहतजाज तो अपना रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये मसला बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली फिर तो ये इसका इफेक्ट जो है वो हमारी यूथ पर आएगा। अब देखें, या तो कारोबार कर लें या तो अपनी लिए राह हमवार कर लें, लेकिन बहरहाल इस टॉपिक को भी हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिर्जा इख्तियार बेग, कौंसल जनरल बराए यमन और पाकिस्तान में इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और महंगाई से दिल बर्दाश्ता हैं, अमन अमान की ख़राब सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से दिल बर्दाश्ता हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन होना और फिर अनस्किल जो हमारी वर्क फोर्स है उसका भी बाहर जाना, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है या हमारे लिए पॉजिटिव सिचुएशन है? देखिए, इसके दो नुक्ता नज़र, दो एंगल्स हैं जी। एक एंगल तो लोग कहते हैं कि अगर ये बाहर इनको मुलाजमतों के मौके मिल रहे हैं तो ये बाहर जाके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके रेमिटेंसेस मुल्क के लिए भेजेंगे और मुल्क की इकॉनमी के लिए जो कारआमद साबित होगी। लिहाजा एक कंट्रीब्यूशन है जो वो मुल्क के लिए बाहर जाके कर सकते हैं। दूसरा इसका एंगल जो है, जो मैं सपोर्ट करता हूँ, वो ये है कि अगर ये एक्सेस हो मुल्क में और फिर बाहर जा रहे हों, ब्रेन ड्रेन हो रहा हो या जो एम्प्लॉयमेंट के मौके बाहर मिल रहे हों, तो वो सही है क्योंकि ये एक्सेस है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी शोबों में हमें अपने यहाँ लोगों की, क्वालिफाइड लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की तलाश है। IT के शोबे में हमारी सिर्फ $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है, जबकि इंडिया की 250 बिलियन है। फिलीपीन का पूरे रात जागते हैं वो कॉल सेंटर्स और यंग लड़के लड़कियां वहाँ पे IT के शोबे से कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, मुल्क को कमा के दे रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि जिन शोबों में हमारे मुल्क में शॉर्ट है, कमी है, उनका बाहर भेजना या बाहर जाना हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है। अब दो चीजें बड़ी सामने आई हैं अलार्मिंग जी। एक तो 2023 में पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है। तो ये दोनों चीजें जो मैंने कही हैं उसको क्रॉस कर देता है जी। 4 गुना अगर लोग ज्यादा जा रहे हैं, इसके माने मुल्क में मायूस है, उनको मौके नहीं मिल रहे मुलाजमतों के, वो फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि नॉर्मल हालात में बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को छोड़ के, लेकिन जब बिल्कुल ही जॉब्स ना हो तो फिर उन्हें ये सख्त फैसला करना पड़ता है। तो आज जो लोग गए उनकी मैं डिटेल बतलाऊं, 5,534 इंजीनियर हैं, 18,000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, 2,500 डॉक्टर्स गए, 2,000 IT माहिरीन गए, 6,500 अकाउंटेंट गए और 2,600 ज़री माहिरीन गए जी। ये सब वो लोग जो कलीदी हैसियत आपके मुल्क की इकॉनमी में अदा कर सकते थे, और अगर इनको यहाँ पे मुलाजमतों के मौके मिलते तो ये अपने मुल्क में इन शोबों में बहाली, मतलब इनका जाना हमें डैमेज कर गया है इससे। बिल्कुल। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हमने 132 तलबा बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भेजे थे हायर एजुकेशन कमीशन की स्कॉलरशिप के ऊपर, उसमें सिर्फ 50 वापस आए।
आधे से ज़्यादा वहीं मुलाजमतें तलाश करके और रुक गए हैं। ये भी हमारा ख़जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उन पे स्कॉलरशिप पे बहुत बड़ी रकम खर्च होती है। तो बाहर दिल्ली होकर 5 साल कम से कम ज़रूर काम करेंगे पाकिस्तान में, उसके बाद फिर ये आज़ाद होते हैं कि अगर ये बाहर जाना चाहें। तो ये इस वक्त मुल्क में 34% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। अच्छा और मिर्जा साहब ये बहुत बताएं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का एक ज़ेली इदारा है, फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स, इनकी जो परफॉर्मेंस है या इनका जो क्राइटेरिया है काम करने का, आप समझते हैं कि आप वो भी ब्रेन के सिस्टम को प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान से और उनको परसू करते हैं कि आप बाहर जाइए अपने बिजनेस को चमकाने के लिए, वो लोग भी ये इस तरीके का काम करते हैं? देखिए, ये मैं नहीं समझता ये ओवरसीज बिजनेस कॉरपोरेशन बिजनेसमैनों को तरगीब देती है बाहर जाने की। स्टूडेंट्स को, अनस्किल्ड वर्कर्स को करती है। बिजनेसमैन इतने ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। नहीं, वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये तासुर दिया गया था कि लोग इंडस्ट्री छोड़ के बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अनस्किल्ड वर्कर्स या अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को फिर परसू किया जाता है कि आप लोग बाहर जाइए, या जो मुलाजमत कर रहे हैं उनको ये झांसा दिया जाता है या उनको लालच दी जाती है कि भाई हम आपको बहुत ज़्यादा तनख्वाह दिला देंगे, आप बाहर जाइए, तो इससे भी हमारा नुकसान हो रहा है, आप समझते हैं? देखिए, जो स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो स्किल डेवलपमेंट के इदारे हैं जो मुल्क में होटल बिजनेस में, आईटी में और दूसरे ऐसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल शोबे हैं जी, जिसमें ऑटोमोबाइल की रिपेयर, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, वेल्डिंग, ये लोग जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारों में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, ये इदारे उनको बाहर भेजते हैं और ज़्यादातर वो गल्फ कंट्री में जा रहे हैं। नहीं, मैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, वो भेज रहे हैं, लेकिन उसको कोई इतना मौसर रोल मुझे नज़र नहीं आया है। ज़्यादातर लोग जो एजेंट के थ्रू और अपने ज़ाती ताल्लुकात, जो प्रोफेशनल है, उस ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, इदारों से ताल्लुकात की बुनियाद। अच्छा, सही है। अदनान पराचा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। 8,35,000 लोग बाहर जा चुके हैं, लाखों लोग आप लोगों ने भेज दिए। आप अगर उनको ये मैसेज देते, स्किल्ड हमारी जो फोर्स थी, कि आप पाकिस्तान में ही रहिए, हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, आप उनको फैसिलिटेट करते, तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, जहाँ तक बात है कि आपने जो 8 लाख बंदा हमारा जो वर्क बाहर गया है, हर साल में हमारी एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो है कैंडिडेट्स की वो बाहर जाती है। जैसे कि अभी मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद बताया कि 34% जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। हम उन अनएम्प्लॉयड को, मिर्ज़ा साहब या हम लोग ओवरसीज़ प्रमोटर, हम कहाँ पे लेके जाएं? क्या जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं? अगर जॉब्स की अवेलेबिलिटी अगर यहाँ पे मौजूद हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हमारा ग्रेजुएट, कोई भी हमारी वर्कफोर्स, कोई भी हमारी यूथ अपना मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक के अंदर जॉब्स के लिए नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम ओवरसीज़ प्रमोटर जो होते हैं, हम कॉन्सेप्ट जो हमारा जो मोस्टली लोगों के ज़ुबान के ऊपर होता है कि जी हम एजेंट्स हैं, हम ओवरसीज़ प्रमोटर हैं, हम प्रॉपरली लाइसेंस होल्डर हैं, हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लाइसेंस देती है और हम HR मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और हम ही वो लोग हैं जो कि बाहर थ्रू प्रोटेक्ट्रेट वर्क फोर्स को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू लीगल डॉक्यूमेंटेशन। तो एक थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट सोचने की ज़रूरत है। हाँ, जब हमारे इंशाअल्लाह ताला हमारे 2024 या 25 के अंदर हमारी इंडस्ट्री रिवाइव करेगी, जो हमारे पिछले सालों में हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री चल रही थी, वो जैसे ही अपनी प्रोडक्शन के ऊपर 80-90% पे आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ओवरसीज़ बाहर जाने वाले जो हमारी जो यूथ है, उसके अंदर कमी देखने में भी ज़रूर आएगी आपको। अच्छा मिर्ज़ा साहब, वर्क फोर्स तो बाहर जा रही है, लेकिन रेमिटेंसेज कम हो रही हैं। रेमिटेंसेज अगर हमारी कम होती है और हम $33 बिलियन का टारगेट अचीव नहीं कर पाते, तो फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं? और अनऑफिशियली ओपन मार्केट में रेट में फ़र्क हो जाता है। आपको याद है चंद महीने पहले ये फ़र्क 30 रुपये से भी बढ़ गया था जी। यानी अगर बैंक में 300 है तो 330 रुपये में ओपन मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा। तो उस वक्त बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो रेमिटेंसेज हवाला या हुंडी के ज़रिए बेचते हैं, क्योंकि फी डॉलर उनको 30 रुपये या उससे ज़्यादा मिलता है, और वो गरीब आदमी होते हैं, वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी रकम है।
लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि क्रैक डाउन हुआ है हुंडी हवाला के ऊपर जी। और हुकूमत ने और नासिर मुनीर ने खुसूस उसके ऊपर बहुत मगर जो अभी रिसेंटली नंबर्स आए हैं रेमिटेंसेस के वो तो कम आए हैं। बिल्कुल है। अब रेमिटेंसेस में भी यही है कि अब 5 रुपए का अगर फर्क 6 रुपए का रह गया है तो अब जो रेमिटेंसेस फ्यूचर में आएंगी वो बैंकिंग चैनल से आएंगी, क्योंकि हुंडी वाले को भेजने का कोई जवाब नहीं है कि जितने पैसे बैंक से मिलेंगे उतने ही तकरीबन बाहर से मिलेंगे। तो आने वाले वक्त में मैं इंक्रीज देख रहा हूँ, लेकिन ये हमारे मुल्क की जो 8,32,333 आदमी गए जी, ये वो फिगर है जो हर एक को झंझोड़ देती है। बिल्कुल। और ये 2023 में सबसे ज्यादा क्यों हुई, ये भी एक सवाल आप पूछा जाए तो इसका मैंने ये कि हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी स्लो डाउन हुई है, हमारी जीडीपी 1.5 से 2% पे आ गई है। बिल्कुल। और इन्फ्लेशन 43% पे चली गई, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स के नंबर माइनस में चले गए, रुपया की वैल्यू हो गया हमारा, गैस बिजली की कीमतें बढ़ गई, कम हुई है, हमारी अमन अमान की सूरत खराब हुई है और लोगों बेरोजगारी फैल रही है। बिल्कुल। ये बेरोजगारी आदमी में मायूसी पैदा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो 1990 से लेके 2013 तक जो लोग गए थे वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ज्यादातर प्रोफेशनल गए थे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इतनी खराब थी, बोरियों में लाई जाती थी, लोग मारे जा रहे थे। तो ये सब चीजें ब्रेन ड्रेन के जुमरे में आती हैं कि एक अगर ज़हीन इंसान है तो वो इस तरह के हालात से वो फरार चाहता है अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए। लिहाजा अगर आपने ब्रेन ड्रेन को रोकना है तो मुल्क में न सिर्फ आपने नई मुलाजमतों के मौके पैदा करने हैं बल्कि आपने अमन अमान की भी बेहतर सूरत हाल इस वक्त तो ये दोनों मुमकिन नहीं है, इस वक्त के हालात में तो ये दोनों मुमकिन नहीं हो पा रहे। जी यही वजह है कि 8,32,333 आदमी जो है वो 2023 में मुल्क से बाहर चले गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान की तारीख में इतने लोग कभी भी नहीं गए। और ये लहम फिक्रिया है कि हमें सोचना है कि हमारे मुल्क में जो हुनरमंद, जो कारमंद, जो प्रोफेशनल, जो टेक्निकल लोग हैं अगर वो चले जाएंगे तो हमारा मुल्की माशत पे इसके बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ अदनान पराचा मैं आपसे पूछूंगा कि 2015 में गालिबन अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोग गए थे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं 2015 में हमारे 10 लाख लोग गए थे। फिर आपके इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक? जी ये हमारे गवर्नमेंट के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का है उसके तहत 10 लाख वर्क फोर्स गए थे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। और इसके अलावा विजिट वीज़ा अलग होता है, फिर एजुकेशन के ऊपर तसी करूं जी 2021 में 2,88,000 लोग गए थे और 2022 में 2,25,000 गए थे और 2023 में 8,32,000 गए। जी मैं जो मैं आप 2015 के अंदर अदनान पराचा कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोग गए थे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9,75,000 अप्रोक्सीमेटली। 2013 के दौरान तो वही पीरियड था जब अमन अमान की सूरत हाल खराब होने के नाते लोग अपने फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट हुए। अदनान पराचा, आपके नंबर और उनके नंबर में तो फर्क आ रहा है? नहीं कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मिर्ज़ा साहब 2013 की बात कर रहे हैं, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। और जो मिर्ज़ा साहब ने 2021-22 की बात की उस टाइम पे हमारा 2022 में कोविड स्टार्ट हुआ था। कोविड की वजह से पूरी दुनिया पूरे ग्लोबली बंद हो गई थी और फिर 2021 में भी वो बंद थी। 2022 के अंदर वो ग्रेजुअली थोड़ा सा स्टार्ट होना शुरू हुई थी, जिसके अंदर यह क्वारंटीन करना पड़ता था मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है दुनिया खुलना शुरू हुई थी। इस वजह से वो वर्कफोर्स कम गई थी। 2023 में डेफिनेटली हमारा जो सारी हमारी जो वर्कफोर्स है जो हमारे पीछे 2-3 साल के अंदर जो रुकी हुई थी पाकिस्तान के अंदर भी दूसरे ममालिक के अंदर भी, वो हमारा जो ये इस दफ़ा जो इजाफा देखने में आया उस वजह से भी थोड़ा सा एक रेशो है। दूसरी हमारी इकनॉमिक कंडीशन के भी एक रेशो है। जहाँ तक बात की थी अभी आप बात कर रहे थे कि रेमिटेंसेस के अंदर कमी है, वो डेफिनेटली हमारा जो फिस्कल ईयर जो अब स्टार्ट हुआ है 2023-24 का, हमारी जो फिस्कल ईयर की इसके अंदर रेमिटेंसेस हमारी तकरीबन 5 महीनों में $11 अरब आई है, जो कि पिछले साल हमारे 5 महीनों में ज़्यादा थी, हमारी तकरीबन 14.25 के करीब थी।
हाँ, हम हमारे जो टारगेट्स जो हैं, जो अगर हम पिछली गवर्नमेंट के जो वफाकी बजट के अंदर जो टारगेट रखा गया था उससे हम पीछे हैं, अगर हम रेमिटेंसेस को इस तरह देखें। हाँ, इसके अंदर इजाफा मुमकिन है, जिसके अंदर वफाकी इदारों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्रैकडाउन किया है। जो हवाला हुंडी का काम कर रहे थे उनको क्रैकडाउन करके उनको भी गिरफ़्तार किया गया है, और उसकी वजह से डॉलर के अंदर और हमारी जो है एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानबूझ के चीज़ें होल्ड नहीं करता, पैसा होल्ड नहीं करता। हाँ, हुंडी हवाला ज़रूर हुआ है, डेफिनेटली हमारा जो एक गरीब बंदा जो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स हमारी कौन से मुल्क? देखें, हमारी सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स हमेशा से हमारे गल्फ़ स्टेट्स के अंदर ज़्यादा गई है, जिसमें मेनली हमारा सऊदी अरेबिया है, जिसमें तकरीबन हमारे 5.5 लाख वर्कफोर्स जाती है, 5.5 से 6.25 लाख। अब यहाँ इस मौके पे मैं हिज़ एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन सलमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को और हमारे अदारों को एक यकीन दहानी कराई है कि अगले साल 2024 से ऑनवर्ड जो है वो पाकिस्तान से 1 मिलियन 10 लाख वर्कफोर्स हर साल पाकिस्तान से वो लेंगे। दूसरा हमारा जो सेक्टर है हमारा यूएई है। यूएई के अंदर पिछले साल तकरीबन हमारा 1,25,000 के करीब वर्कफोर्स गई थी, जो कि इस साल बढ़ा है, और इस साल ये तकरीबन 2,30,000 के करीब वर्कफोर्स जा चुकी है यूएई के अंदर। ये वो है जो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे गई है। उसके अलावा विज़िट वीज़ा पे वो एक अलग सिनेरियो है। विज़िट वीज़े पे भी यूएई की साइड पे हमारा रुझान लोगों का बना है। अच्छा दान साहब, ये बताएं कि 8,35,000 लोग अब तक जा चुके हैं, साल के इख्तिताम तक हो सकता है कि 8,50,000 हो जाए, 8,60,000 हो जाए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब अगर इसमें मैं नंबर्स ऐड ऑन कर लेता हूँ विजिट वीज़े के, इसमें मैं नंबर्स ऐड ऑन कर लेता हूँ जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ पे एजुकेशन पे जाते हैं, तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख तक जाएगी ना, या 10 लाख से भी तजावुज़ कर जाएगी, और ये तारीख में पहली दफ़ा होगा, इससे पहले कभी हमने ऐसे फिगर नहीं देखे। ये सही है? देखें, जहाँ तक बात आपने की कि वर्क फोर्स की, तो हमारे जो 8-8.5 लाख या 8,60,000 का जो हमारा ईयर क्लोजिंग होगा वो बिल्कुल ठीक है। जो हमारे विज़िट वीज़े पे लोग गए हैं, हज़ारों लोग हमारे जो विज़िट वीज़े पे गए हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स की अवेलेबिलिटी जो अब हमारे पास नहीं अवेलेबल थी, तो लोगों ने जो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग या दूसरे जिनके जानने वाले दूसरे ममालिक के अंदर तजावुज़ कर जाएगी ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले कभी हमने ऐसा फिगर नहीं देखा। नहीं, देखें, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो तजावुज़ कर जाएगी। और इस दफ़ा देखने में एक चीज़ ये आई है, हमारी यूके वाली साइड के ऊपर हमारी जो है वर्क फोर्स की एम्प्लॉयमेंट वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तकरीबन बहुत ज़्यादा हर मुल्क में बढ़ रही है। जी जो यहाँ पे कम हो रही है, दूसरे ममालिक में बढ़ी है। मिर्जा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाम बराचा, आप तो हमारे साथ ही रहेंगे, यहाँ वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद तारिक यूसुफ, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। बड़ी तेज़ी से स्किल्ड हमारी फोर्स और अनस्किल्ड फोर्स पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो कोई भी यहाँ पे नहीं काम कर सकेगा, कोई भी नहीं यहाँ टिकेगा, और अपनी मुलाजमत के उसूल के लिए वो बैरून ममालिक रुख करेगा। तो अगर यहाँ से सभी लोग चले जाएंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपने जो अपने इंट्रो में बात की है वो ही बेसिक रीज़न है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और लोगों का जाना कोई खुशी का अमल नहीं होता। मैं यकीनन ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ। लोग जाते हैं जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। मैं तो ये समझता हूँ ऑन द कॉन्ट्ररी कि अगर लोगों को पाकिस्तान में रहते हुए तो प्रेफर करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारे। इस वक्त जो मेन इशू है पाकिस्तान के अंदर, वो जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो है नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी, अगर हमने अपने मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ तवज्जो दी तो फिर ये ड्रेन जो है, ब्रेन ड्रेन या स्किल ड्रेन, दोनों बातें ये खुद ब खुद रुक जाएगा। जरूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर सनतों का जाल फैलाया जाए। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या पाकिस्तान में क्वालिफाइड डॉक्टर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? किसी हद तक तो हैं। सवाल अगर ये जी किसी हद तक तो हैं, दुश्वार है ना जी, नहीं दुश्वार तो है ना जॉब, बिल्कुल दुश्वार तो हैं। सिस्टम अच्छा, नहीं है हमारे मुल्क में। दुश्वार है जी, अब अगर वो दुश्वार है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? एक यंग डॉक्टर जो है वो ग्रोइंग लायबिलिटीज और रिक्वायरमेंट के साथ आगे आता है। मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, मगर मैं ये समझता हूँ
इस बात की जरूरत है कि मुल्क के अंदर चाहे वो सनतों का जाल हो, चाहे वो स्कूलों की नेटवर्क बड़ा हो, चाहे वो अस्पतालों की फैसिलिटीज हो, सारी हो, हर एक इंस्टीट्यूट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो सनत हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, जो भी हो। हमें अपने मुल्क के अंदर इस तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। ये जो अनसर्टेनिटी का एक बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है गुज़िश्ता कई सालों से, जी, अगर ये छट जाए और इस मुल्क के अंदर लोग काम करने की तरफ राग़िब हो जाएं, जिसमें हुकूमत की आनत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। अगर इस मुल्क में लोगों को काम मिलेगा, रोजगार जो है वो ड्रेन का क्रक्स है। और अगर रोजगार अनस्किल्ड नहीं मिलेगा फोर्सेस जो तो है हमारी, अनस्किल्ड वर्क फोर्स जिस तरीके से बाहर जा रही है इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से, तो अगर ये सभी बाहर चली गई और कल इंडस्ट्रीज के हालात बेहतर होते हैं तो फिर यहाँ पे तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सब तो बाहर सेटल डाउन हो चुके होंगे। मैं समझ तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वर्कर आपको अवेलेबल होंगे। वैसे हमारे यहाँ जो आबादी का रेशो है माशाल्लाह कितना हाई है, आपको अंदाजा है। और उसके बाद मैं एक बात और आपसे अर्ज करूं जो बड़ी अलार्मिंग है कि इस मुल्क की आबादी का मेजर पोर्शन यंग बच्चे हैं। बिल्कुल। हाँ, उनके लिए जॉब चाहिए और उस हवाले से तो हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं बना रही, और जो हालात है वो इंतहाई गंभीर हो चुके हैं। तो यूथ का मुस्तकबिल तो बड़ा ताबनाक होगा, तभी तो यूथ यहाँ से बड़ी तेजी से जा रही है। जी, मैं आपसे वही अर्ज करूंगा कि अगर वो बिग नंबर जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हम, तो फिर क्या होगा? इसके तो बहुत ज्यादा कंसिक्वेंसेस हैं। आप तो खाली से फोकस कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन पे। मैं तो समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर इज कनेक्टेड विद दिस। बिल्कुल, ये तमाम अवामिल हमने डिस्कस किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बड़ा मसला है, इन्फ्लेशन भी बड़ा मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बड़ा मसला है, और फिर लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा लूज हो गया है, क्योंकि अंदर वाले हालात जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, उससे एज्यूम करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बेहतर ये कि हम यहाँ से बाहर चले जाएं। तो ये एक अच्छा साइन तो नहीं है। मैं आपके इंटरव्यू के जो मौजू है उससे हट के एक बात करता हूँ जी। गुज़िश्ता एक साल में बिजली की कीमत 3 गुना हो गई है। बिल्कुल हो गई। क्या ये जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छी निशानी है? बिल्कुल, आप वजह कह रहे हैं, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। गैस के दाम तकरीबन 3 गुने होने जा रहे हैं, हो गए हैं जी। कैन वी कंटिन्यू प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अ वेरी लार्ज नंबर टू आवर यूथ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इसका रेशो बढ़ेगा, बाहर जाने का भी, और प्राइसेस तो वैसे भी बढ़ेंगे क्योंकि IMF की डिमांड है, और कॉर्पोरेट सेक्टर पे मजीद टैक्स लगाने की डिमांड कर दी IMF ने। टैक्स तो एक सेकेंडरी बात है, सबसे पहली बात यह रोजगार की फराहमी। बिल्कुल, सबसे पहली बात। अच्छा, यहाँ मैं अदनान तनाचा आपसे एक सवाल करूंगा कि जिस तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ये हमारे लिए ना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, बल्कि हमारे लिए तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ना रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी कि हम यहाँ से मजीद लोगों को पढ़ाएं लिखाएं और फिर बाहर भेजें ताकि वो मुल्क का नाम रोशन करें। चले, मैं इसको अगर पॉजिटिव भी ले लेता हूँ ब्रेन ड्रेन को, कि चलें इससे रेमिटेंसेस बेहतर हो जाए, मुल्क का नाम रोशन हो, यहाँ पे लोगों को पढ़ा लिखा के बाद भेजें, हम वो भी नहीं कर रहे, बिजनेस भी जनरेट नहीं हो रहा, FDI भी नहीं आ रही, रेमिटेंसेस भी नहीं आ रही, तो फिर ये अनबैलेंस हुआ है पूरा साइकिल। और मसाइल क्या है आप लोगों को जिसकी वजह से ये अनबैलेंस और मजीद होता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की और हमारी यूथ की यूटिलाइजेशन की, जी, तो तारिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जैसे जैसे हमारी सूरत हाल ऐसी इंडस्ट्री की रहेगी तो हमारे यूथ जो है अनएम्प्लॉयड और यहाँ पे फिरेगी, और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर्स पे इफ़ेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं अगर अपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को बेस करके मैं आपको बताऊँ, तो हम तो रिक्वेस्ट जो हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और वफाकी इदारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ पे G2G एग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ पे B2B एग्रीमेंट्स भी होने चाहिए। हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स को हम लोगों को एक इंडस्ट्री का दर्जा दें। देखिए, हम एक्सपोर्ट के साथ बिल्कुल खड़े हैं पैरेलल, और हम एक्सपोर्ट को के साथ हम मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए खड़े हैं। रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा मुमकिन बिल्कुल है। हम जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस टाइम पे मौजूद हैं उनसे भी हम रेमिटेंसेस बढ़वा सकते हैं, और अगर हमें यूरोपियन कैसे बढ़वा सकते हैं?
देखें, हम उनको अगर प्रॉपरली कोई इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम हम अगर स्टार्ट कर दें, जैसे आप देखें आरडीए के अंदर हमारे बेहतरी आ रही है, हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसा बेहतर आना शुरू हो गया है, उसके अंदर अगर हम 1 से 1.5% का इंसेंटिव ज़्यादा बेहतर कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये हुंडी हवाला वगैरह और ज़्यादा डिस्करेज होगा और रेमिटेंसेज में इजाफा होगा। बाहर वालों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, कोई इंडस्ट्री के लिए, कोई यहाँ पे आपका हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो कि स्पेशली हमारे वफाकी अदारों के अंदर। आप IMF प्लान में हैं, आप ज़्यादा इंसेंटिव तो सब्सिडी नहीं दे सकते अदनान साहब? नहीं, देखें, हम जब हम यूरो बॉन्ड 9% पे हम कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, तो हम RDA के ऊपर 10-10.5% दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे आखिर में मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तारिक साहब क्या हल समझते हैं, शॉर्टली बता दें। मेरा ख्याल ये है कि मैं कम से कम कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी मैं ये बात कहता रहा हूँ कि इस मुल्क की जो बेसिक जरूरत है वो एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी की जरूरत है। इस मुल्क में अभी कुछ भी नहीं बनता, बहुत कुछ बनने की गुंजाइश है। 24 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, और उसकी रिक्वायरमेंट अगर हम इंपोर्ट से करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम डॉलर की रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ाते चले जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क में रॉ मटेरियल के बनने चाहिए, उसकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, और जब तक मुल्क के अंदर खुशहाली का नेट नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि सिवाय इंडस्ट्री के कोई दूसरा हल नहीं है। आप जितने भी ममालिक देखें जिन्हें तरक्की याफ्ता कहा जाता है, वहाँ पर पहिया जो है वो तेज चलता है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अदनान पराचा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जारी है, लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और इनकी तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है। देखें, अगर पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है और कमा के वहाँ से पैसा यहाँ भेज रहा है तो अच्छी बात है, रिजर्व्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो भी बेहतर नहीं हो रहे। लोग रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल के बजाय किसी और चैनल के थ्रू अगर बेचेंगे तो इससे हमारे रिजर्व्स को भी नुकसान है, और ब्रेन ड्रेन का सिलसिला हमारी मुल्क की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाएगा आगे जाके। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। लोकलाइजेशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो यकीनन हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे जो मजदूर तबका है वो भी यहाँ पे रहने को तरजीह देगा, और जब यहाँ खुशहाली आएगी और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे तो यकीनन लोग यहाँ रहेंगे। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर बिजली गैस की प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होता है, जो कि वैसे ही रिकॉर्ड सतह पर हैं, तो इससे तो ये जो नंबर्स जो ब्रेन ड्रेन के हैं ये तेज़ी से बढ़ेंगे। और इस साल की जो एंडिंग होगी उसमें ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 8,70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क से जा चुके हैं 2023 में। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं विजिट वीज़े की और एजुकेशन की, तो 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क से जा चुके हैं। इससे पहले ऐसे नंबर्स हमने कभी नहीं देखे। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इतना पाकिस्तानी बाहर जा रहा है तो हमारी रेमिटेंसेज $33 बिलियन से ऊपर जानी चाहिए, और हम उसका टारगेट भी इस साल के इख्तिताम तक अचीव नहीं कर पाएंगे। अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।